बहुत तेज बारिश हो रही थी। नेहा बाजार से घर आ रही थी। अचानक एक बच्चा पीछे से आकर नेहा को बुलाता है और हाथ जोड़कर खाना मांगता है। नेहा उसे अपने छाते के नीचे बुलाकर अपने घर की तरफ चल देती है और अपने घर के अंदर ले आती है। फिर उसके बालों को तौलिए से सुखा देती है और उसके लिए खाना बनाने लगती है। खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। नेहा एक प्लेट में खाना डालकर बच्चे को देती है। बच्चा बड़े चाव से खाना खाता है। फिर वह बच्चे से उसके बारे में पूछती है। बच्चा नेहा से बोलता है कि उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया गया था और यह एक टी शर्ट किसी आदमी ने उसे दी थी। नेहा दुखी होकर उसे गले से लगा लेती है और अपने बेटे की तरह पालती है। बाद में उसका अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देती है। वह बच्चा कड़ी मेहनत से पढ़ाई करता है और अपनी क्लास में हर बार टॉप करता है। फिर 12वीं बोर्ड में और ज्यादा मेहनत करता है और जिला में प्रथम स्थान लाता है और नेहा को इसका श्रेय देता है। एक दिन वह बहुत परेशान हो जाता है। नेहा देख लेती है और उसके पास आकर उससे परेशानी का कारण पूछती है। वह बोलता है कि अब वह यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। नेहा बोलती है कि वह उसके साथ है। फिर वह तैयारी के लिए शहर चला जाता है और अच्छी कोचिंग में एडमिशन ले लेता है। वह कोचिंग में भी बाकी बच्चों से आगे रहता है और कड़ी मेहनत करता है और अच्छे से प्रीलिम्स का एग्जाम देता है, जिसमें वह अच्छे नंबर से पास हो जाता है। फिर वह और कड़ी मेहनत करता है, रात को जाग कर पढ़ता है और यूपीएससी मेन का एग्जाम देने जाता है, जिसका रिजल्ट आने पर अच्छे नंबर से पास हो जाता है। यह खुशखबरी अपनी माँ को देता है और नेहा उसके इंटरव्यू के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। कुछ दिन बाद आज उसका इंटरव्यू का दिन था। वह अनुमति लेकर कमरे में प्रवेश करता है। वहां 5 एग्जामिनर्स उपस्थित थे। वह उनसे बैठने की अनुमति लेता है और कुछ सवालों के जवाब देता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप किसी जिले के कलेक्टर हैं और आपको 2 अलग-अलग आपदाओं से एक साथ निपटना पड़े, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी और क्यों? वह उत्तर देता है कि मैं सबसे पहले यह मूल्यांकन करूंगा कि कौन सी आपदा में जान माल का अधिक खतरा है। प्राथमिकता उस आपदा को दी जाएगी जहां तत्काल प्रभाव गंभीर है। साथ ही मैं दोनों टीमों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपकर समन्वय बनाऊंगा ताकि दोनों परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए कि आपके एक वरिष्ठ अधिकारी ने आपको एक नैतिक रूप से गलत कार्य करने का आदेश दिया है, आप क्या करेंगे? वह उत्तर देता है कि मैं नम्रतापूर्वक उस आदेश पर आपत्ति जताऊंगा और वैकल्पिक समाधान सुझाऊंगा। यदि बात नहीं बनती तो मैं लिखित में अपनी असहमति दर्ज कराकर उच्च अधिकारियों या सतर्कता आयोग को सूचित करूंगा। सिविल सेवा में नैतिकता सर्वोपरि होनी चाहिए। तीसरा सवाल पूछा जाता है कि अगर आपको यह अधिकार मिल जाए कि आप भारत के संविधान में एक बदलाव कर सकते हैं, तो आप क्या बदलेंगे और क्यों? वह उत्तर देता है कि मैं प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सशक्त एवं व्यावहारिक बनाऊंगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संविधान में ऐसा संशोधन करूंगा जिससे राज्यों पर इस दिशा में अधिक उत्तरदायित्व हो और शिक्षा वास्तव में समान रूप से सब तक पहुंच सके। चौथा सवाल यह था कि मान लीजिए कि किसी गांव में टीकाकरण को लेकर अफवाह फैली हुई है, लोग विरोध कर रहे हैं, आप एक अधिकारी के रूप में क्या कदम उठाएंगे? वह उत्तर देता है कि मैं सबसे पहले लोगों की बात सुनूंगा और फिर वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों, धार्मिक नेताओं और विश्वासपात्र लोगों के माध्यम से सही जानकारी फैलाऊंगा। अफवाह को विश्वास से ही रोका जा सकता है। पांचवा सवाल यह पूछा जाता है कि आप एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपको कोई व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए दिखता है। आप अधिकारी नहीं हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वह उत्तर देता है कि मैं सीधे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लेकिन टिकट निरीक्षक को सूचित करूंगा। कानून का पालन आवश्यक है, लेकिन शांति बनाए रखना भी जरूरी है। अगर वह व्यक्ति जरूरतमंद दिखे तो उसे समझाकर मदद की कोशिश करूंगा। छठा सवाल यह था कि अगर कोई नागरिक बार बार सरकारी कार्यालय में परेशान होकर आता है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा, आप एक अधिकारी के रूप में क्या करेंगे? वह उत्तर देता है कि मैं उस व्यक्ति की समस्या स्वयं सुनूंगा, संबंधित विभाग से तत्काल जानकारी लूंगा और कोशिश करूंगा कि उसे यथाशीघ्र न्याय मिले। प्रशासन का उद्देश्य है जनता को समय पर सेवा देना। सातवां सवाल यह था कि मान लीजिए आपके पास सीमित संसाधन हैं और 2 जरूरतमंद क्षेत्रों को मदद चाहिए, आप कैसे तय करेंगे कि पहले किसे मदद मिले? वह उत्तर देता है कि मैं दोनों क्षेत्रों की जरूरतों का तुलनात्मक विश्लेषण करूंगा। जनसंख्या, खतरे की तीव्रता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के आधार पर जिसकी जरूरत अधिक गंभीर होगी, उसे प्राथमिकता मिलेगी।
8वां सवाल यह था कि किसी आंदोलन में लोग हिंसक हो जाएं, लेकिन उनकी मांगें जायज हैं, तो आप एक प्रशासक के रूप में कैसे संतुलन बनाएंगे? उसने जवाब दिया कि मैं पहले हिंसा को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करूंगा, फिर शांतिपूर्ण प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनकी मांगें सुनूंगा। जायज मांगों के लिए समाधान खोजने की पूरी कोशिश करूंगा। कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए संवाद कायम रखना महत्वपूर्ण है। 9वां सवाल यह था कि क्या आप मानते हैं कि नैतिकता और कानून हमेशा एक जैसे होते हैं? अगर नहीं, तो जब टकराव हो तो किसे प्राथमिकता देंगे? उसने उत्तर दिया कि नहीं, नैतिकता और कानून हमेशा एक जैसे नहीं होते। जब टकराव हो तो मैं दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन यदि कानून किसी की बुनियादी नैतिकता को कुचलता है तो मैं उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर वैकल्पिक उपाय खोजूंगा। आखिरी और 10वां सवाल यह था कि आपकी नजर में एक सिविल सेवक में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए और क्यों वह दिल से जवाब देता है कि मेरे अनुसार ईमानदारी और संवेदनशीलता सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। एक सिविल सेवक को न केवल निष्पक्ष और निडर होना चाहिए, बल्कि जनता की पीड़ा को समझने और उसके अनुसार निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। यूपीएसएससी का रिजल्ट आने पर वह अच्छी रैंक से आईएएस ऑफिसर बन जाता है। अपनी ड्यूटी के पहले दिन अपनी माँ से आशीर्वाद लेता है और अपने पुलिस स्टेशन जाता है और ईमानदारी से कम करने लगता है। एक दिन एक करोड़पति आदमी पुलिस स्टेशन आता है और उससे बातचीत करता है। वह बताता है कि वह ही उसका पिता है। मैंने तुम्हें अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, और नेहा को भी उन्होंने ने ही भेजा था उसकी देखभाल करने के लिए, और अपने साथ अपने आलीशान घर में ले जाता है जहां उसकी माँ नेहा पहले से बैठी हुई थी, जो सारी बातें उसे बताती है। करोड़पति आदमी बोलता है, मुझे पता था तुम में वो सब योग्यता है जो मुझ में है। मैं तुम्हें अपने पैसे देकर कमजोर नहीं बनने देना चाहता था। मैं भी जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंचा हूँ, और मुझे अब विश्वास हो गया कि मेरा बेटा भी मेरे जैसा मेहनती और ईमानदार है। मैंने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और अनजान बनकर तुम्हें देखने आता था। लेकिन पूरी कहानी में यह नहीं बताया गया कि लड़के का नाम क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करो अगले एपिसोड के लिए, और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें। धन्यवाद।